आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया है और सेशन लगाने के लिए तैयार है। देखिए इस दिन की ये सेकंड और आखिरी प्लस क्लास है। इसके बाद आपकी शाम को 7 से 8 क्लास होगी और वो एक स्पेशल क्लास होगी। सेम शेड्यूल हमारा कल भी चलेगा कल, बट शाम जो दोपहर वाली क्लास है वो 1 बजे फिजिक्स की है, ना कि बायोलॉजी की। कल सुबह आपकी आई थिंक हिस्ट्री वाली ही क्लास है कल भी, एंड कल शाम को भी आपकी स्पेशल क्लास रहेगी। अगर आप कोर्स वाइज जो शेड्यूल है वो देखना चाहते हैं तो आप कोर्स को खोल के उसमें आपको जो भी क्लासेस हैं वो दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। और ये क्लास करीब आपकी 2 घंटे चलेगी। 3 बजे के आसपास तक आप मान सकते हैं क्लास चलेगी, और देखते हैं अब इसमें क्या क्या कवर कर पाते हैं। अगर आप पिछली क्लास में थे तो आप मुझे बताइए आखिरी चीज हमने क्या स्टडी करी थी। हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला पोर्शन जो है शुरू कर लिया था। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। और उसके अंदर जो हमारा पहला सब टॉपिक है जो कि लीफ है, उसके बारे में हमने जो भी स्टडी करना था वो कर लिया था। हमने देख लिया होगा पिटियोल क्या होता है, लैमिना क्या होता है, नोड क्या होता है, ब्लेड क्या होता है, तो ये सब चीजें हमने अच्छे से समझ ली होगी। सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ का भी फर्क हमने समझ लिया होगा। आज उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और प्लांट मॉर्फोलॉजी का ही टॉपिक नंबर 2 रूट्स की हम स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। पेपर यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है, तो ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, सब चीज़ें आसान हैं, बस एक बार पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। यस अंकुश, देखिए जब एक पौधा उगता है तो वो ज़मीन में ऊपर की तरफ भी आता है, ज़मीन के बाहर, और ज़मीन में अंदर की तरफ भी जाता है। और हर पौधे की शुरुआत या अधिकतर पौधों की शुरुआत एक बीज के रूप से होती है। तो दोस्तों जब सीड होता है, आपने अगर कभी कोई सीड को बोया है ज़मीन के अंदर, तो वो कुछ ऐसा चलता है। अगर ये ज़मीन है तो आपने उसे जमीन में गड्ढा करा, उसे नीचे की तरफ दबा दिया। कुछ समय के बाद इसके अंदर से जो है कुछ चीजें निकलती हैं। उसमें एक चीज ऊपर की तरफ जाती है और एक चीज नीचे की तरफ जाती है। जो ऊपर की तरफ जाती है वो जमीन के बाहर आती है, और जो नीचे जाती है वो नीचे ही जाती रहती है। जो है अंकुरित करके कुछ खाते हैं, है ना, जैसे दाल मोठ है या फिर चने हैं, ये सब चीजें, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि उसके अंदर से ऐसा कुछ 2 से 3 दिन के बाद निकल आता है। मूंग वगैरह अगर आप खाते हैं तो देखा होगा आपने। तो जो ऊपर की तरफ आता है दोस्तों, इसे प्लूमुला बोलते हैं। क्या यही प्लूमुला आगे जाके जो है स्टेम बनेगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ आ रहा है। इसी तरीके जो नीचे की तरफ आ रहा है इसे रेडिकल बोलते हैं, और यही आगे जाके रूट बनेगा। यानी मैं कह सकता हूं रूट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। ये पेपर ने एक लाइन डायरेक्टली पूछी है कई बार, इसलिए बताई है कहानी। डायग्राम बना लीजिएगा इसी तरीके। नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स कितने प्रकार की होती हैं इसे हम समझेंगे यहाँ पर। टाइप्स ऑफ रूट्स अगले पेज पे लिखता हूँ, बना लिया। गुड आफ्टरनून। टाइप्स ऑफ रूट्स। सबसे पहले टैप रूट्स। इनको हम ट्रू रूट्स के नाम से भी जानते हैं, और ये आपको डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई सारी चीजें ऐसी जो जमीन के नीचे उगती हैं, जैसे गाजर वगैरह है, वो जमीन के नीचे उगती हैं। अगर मैं ये जमीन बना दूं इस तरीके, तो यहाँ पर उसे मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ। क्या ये टेक्निकली एक रूट ही हो गई? ये है ट्रू रूट। जरूरी नहीं है तमन्ना, बट जनरली यस। ठीक है दिशा, मैं कोशिश करूंगा। पिछली क्लास में सारे डाउट्स वैसे मैंने ले लिए थे, इसमें भी कोशिश करूंगा। गुड आफ्टरनून। नहीं आराधना, ये रूट है, समझ पा रहे हैं आप? ये है टैप रूट। टैप रूट के बारे में आपको ये समझना है कि एक सिंगल या ऑलमोस्ट सिंगल एक ऐसे कोई मोटी सी जड़ है जो जमीन के नीचे है। दूसरे नंबर पे है एडवेंटिशियस रूट्स। ये कई तरीके की हो सकती हैं। फाइब्रस, फॉलर, ये सब थोड़ा याद करने वाली बातें हैं। ट्रू, एडवेंटिशियस। मोनोकोट डाइकोट हमने पढ़ा है प्रीति, याद करिए एक चैप्टर में, वही वाला डाइकोट है।
आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसे जो हैं पौधे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं, मोटी नहीं होती, फैली हुई होती है। घास वगैरह आपने कभी बैठ के तोड़ी है पार्क में तो आपने नोटिस करा होगा, बारीक बारीक रेशे रेशे होते हैं बहुत सारे। ये है फाइब्रस। सजेशन है डायग्राम बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। फॉलर में क्या होता है, मान लेते हैं तो कुछ भी है, एक पत्ते जैसा कुछ है। कई बार आपने देखा होगा ये थोड़ा कम दिखता है, बट जनरली यहाँ से भी कई बार जड़ें निकलने लगती हैं इस तरीके। ये फॉलर रूट्स होती हैं, और ट्रू एडवेंटिशियस में वो सीधा नीचे की तरफ ऐसे बढ़ती है। ये डाइकॉट प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है, नोट करिए। कई बार क्या होता है, बहुत छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जमीन से ऑलमोस्ट सटे हुए होते हैं। यस अंकुश, जमीन से सटे हुए होते हैं, तो क्या उनके जो पत्ते हैं उनमें से भी कल को जड़ें निकल सकती है? ये वो फॉलर रूट्स हैं। पत्ता मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है समझाने के लिए आपको। और एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, ये जो फॉलर रूट्स हैं ये ऑल्सो नोन एज एपीफाइलस रूट्स। आप सेशन में बने रहे, मैं कुछ चीजें आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, 1 से 2 मिनट लगेंगे, ठीक है? आप सेशन में बने रहे, लैग वगैरह कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलो फोकस करें। अब एक चीज ऐसी मैं अपलोड करने वाला हूँ जो कि जनरली मैं अपलोड नहीं करता हूँ। मैं आपको जनरली क्या होता है 1 या 2 कटिंग्स दिखाता हूँ, बट क्योंकि ये सेशन ऐसा है जिसमें बिना फोटोज के काम चलाना बड़ा मुश्किल है, आप लोगों के लिए समझना बड़ा मुश्किल है, तो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ एक बेहतरीन किताब का एक बेहतरीन चैप्टर। पूरा नहीं पढ़ना है, ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ वो बातें पढ़नी है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है वो पढ़ने में आ रहा है। कंफर्म करें क्या आप सभी को स्क्रीन पर लिखी हुई लाइनें समझ आ रही हैं? पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, मैं जो जो आपको इसमें पढ़ाऊंगा बस आपको वो पढ़ना है, ठीक है? क्या यहाँ तक की बात आपको समझ आई? इस क्लास के अंदर अभी हमने समझा है कि रूट्स क्या होती हैं, जड़ें क्या होती हैं, क्या इनका काम है, सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। रूट्स कितने तरीके की हैं, एक होती है टैप, एक होती है एडवेंटिशियस, उसके भी कई सारे टाइप्स हमने देखे हैं। ये मैं सटीक बात आपको यहाँ दिखाता हूँ बस, ठीक है? देखो दोस्तों, सबसे पहले ऊपर वाले डायग्राम पे आप फोकस करिए। क्या आप देख पा रहे हैं कि जमीन के नीचे की तरफ तो रूट है, जमीन के ऊपर की तरफ जो है मेन पौधा है। क्या आप बड को समझ पा रहे हैं? छोटा सा आपको यहाँ दिख रहा है बड। ये बाकी पत्ते हैं, इसमें भी कोई बताने वाली बात नहीं है, ये स्टेम है। फ्रूट वगैरह हम आगे चल के पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत फ्लावर वगैरह भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। जो जमीन के ऊपर है उसे शूट सिस्टम बोलते हैं, और जो जमीन के नीचे है उसे रूट सिस्टम बोलते हैं। जमीन के ऊपर शूट सिस्टम है, जमीन के नीचे रूट सिस्टम है। रिफ्रेश कर लीजिए मैम, कनेक्शन इशू होगा आपके पार्ट पे। अब दोस्तों जो जड़ें होती हैं उसमें आप नोटिस करोगे कि एक जड़ मेन नीचे की तरफ जा रही होती है और जनरली उससे बाकी जड़ें निकल रही होती हैं। देखा है ना आपने? ऐसा ऐसा हर में नहीं होता, बट अधिकतर में ऐसा होता है। तो जो मेन एक सिंगल जड़ नीचे की तरफ जा रही है ये जो है प्राइमरी रूट कहलाती है, और जो बाकी हरी वाली जड़ें आप ऊपर के डायग्राम में देख रहे हैं ये सेकेंडरी रूट कहलाती है। कई सारे ऐसी जड़ें होती हैं जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी बताना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि हमने अभी फाइब्रस रूट्स में देखा था। फाइब्रस रूट्स में आपने देखा होगा कि ये बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या प्राइमरी है और क्या सेकेंडरी है।
क्या आपको बात समझ आई? अब आप नोटिस करेंगे किताब से पढ़ना एक्चुअली बड़ा मुश्किल है। अगर आप किताब को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा समझ तो आ रहा है सर, पता ही नहीं लग रहा क्या नोट करें क्या ना करें। इसी वजह से एजुकेटर्स आपको ये डेटा किताब से नहीं, मैं नहीं पढ़ाता एटलीस्ट, बाकी का तो मैं क्या कहूँ, मैं आपको हर चीज़ लिख के पढ़ाता हूँ, बिकॉज स्क्रीन पर इतना सारा डेटा होता है कि लगता है कुछ पढ़ रहे हैं बट आउटपुट नहीं निकल पाता। क्या आप यहाँ तक की बात समझ पाए दोस्तों? अब आ जाते हैं डायग्राम पे। क्या ये मेन रूट आप समझ पा रहे हैं जो नीचे की तरफ जा रही है? क्या मैं मेन रूट को प्राइमरी रूट भी कह सकता हूँ? कई बार क्या होता है दोस्तों, इसमें से बारीक बारीक जड़ें ना ऐसे जमीन के पैरेलल निकल रही होती है। ध्यान से देखो डायग्राम को, इस तरीके। रीजन वही है कि इसे और ज्यादा पानी चाहिए, तो पानी की तलाश में जड़ें फैलती जा रही हैं। इन्हें लेटरल रूट्स बोलते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप फाइब्रस रूट्स को समझ पा रहे हैं? फाइब्रस रूट्स जो है वो एडवेंटिशियस के अंदर भी आ सकता है, अलग से भी आ सकता है। ये एडवेंटिशियस का मतलब क्या है? कभी कभार क्या होता है दोस्तों, ऐसे इलाकों से जड़ें निकलती हैं जिनका प्राइमरी काम जड़ें बनाना नहीं होता। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, एक कोई डाल जा रही है, इसमें से ये बारीक बारीक जड़ें निकलती हुई आप देख रहे हैं। यानी इस इलाके का जन्म ये जड़ें बनाने के लिए नहीं हुआ, बट सिचुएशन की ऐसी डिमांड है, पानी की कमी कहें या जो भी कहें, कभी कभार पानी बहुत ज्यादा हो गया उस वजह से दिक्कत आ रही है, उस वजह से एक नॉन प्राइमरी ऑर्गन्स रूट्स को ग्रो करते हैं और उन रूट्स को एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, ये देखो, ये पढ़ो। सिर्फ रीड करना है, जो मैं लिख रहा हूं उतना काफी है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन द रेडिकल। याद है ना, रेडिकल का जन्म हुआ था जड़ें बनाने के लिए, बट अगर कहीं और से जड़ें निकल आई तो उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? पक्का? चलिए आगे चलते हैं। काफी सारी और चीजें मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पर। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। जो रूट होती है, क्या वो कुछ ऐसी होती है, एक सिंगल रूट जो नीचे की तरफ जा रही थी, बाकी तो कुछ इस तरीके था? इस पॉइंट को क्या मैं रूट का टिप कहूंगा या फिर रूट का कैप कहूंगा? मतलब एंड पॉइंट सिंपल भाषा में, ठीक है। और जो बारीक बारीक रेशे निकल रही हैं, जैसे हमारे सर पर बाल होते हैं वैसे सही तो है ना ये? क्या हम इन्हें रूट हेयर कह सकते हैं? बस, अगर आप इतना समझ गए हैं तो बल्ले बल्ले है, ज्यादा जो है अपने को चिंता नहीं करनी है। आते हैं जी अपने ही डेटा की तरफ। क्या आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ आई? आप फाइब्रस को एडवेंटिशियस के अंदर भी मान सकते हैं, एज अ सेपरेट थिंग भी मान सकते हैं। जनरली इसे फाइब्रस को इसी में माना जाता है, इसलिए आपको इसी में लिख के बताया गया। क्या आपको मेरी बातें समझ आई दोस्तों? जड़ें आप पूरे तरीके समझ चुके हैं क्या? तो मैं आगे चलूं। अब हम कुछ और चीजों का डिस्कशन करेंगे। कभी कभार जो जड़ें होती है ना, उनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। यानी वो जड़ों का मेन काम क्या है, कोई आप में से बताना चाहेगा? पानी को खींचना। बट क्या जो गाजर होती है हम उसे खा लेते हैं? तो क्या उसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हो गया, कुछ चेंज हो गया कि उसने फूड को स्टोर करना भी शुरू कर दिया और हमने इंसानों ने इस चीज को पहचान के उसे खाना शुरू कर दिया सलाद में? तो कई बार क्या होता है, रूट्स में मॉडिफिकेशन हो जाता है। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स जनरली ऐसा टैप रूट में ही होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले ये कोनिकल शेप की हो गई, जैसा भी किसी ने लिखा भी था, ठीक है। नहीं, फाइबरस रूट में श्रेया सबके सब पतले पतले रेशे होते हैं। लेटरल में क्या होता है, एक बीच का डंडा मोटा होता है और उसके साथ में लेटरल मतलब पैरेलल टू द ग्राउंड बाकी छोटी छोटी जड़ें जड़ें जो है निकल रही होती है, ठीक है। लेटरल वाले केस में एक मेन रूट होगी, उसके साथ जड़ें निकलेंगी दूसरी वाली। कोई बात नहीं, अगर आपको कनेक्शन का इशू हो रहा है तो आप रिकॉर्डेड लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोनिकल का कोई एग्जांपल देना चाहेगा? क्या मैं इसमें गाजर को फिट कर सकता हूं? बिल्कुल। तो कोनिकल के एग्जांपल में आ गया जी कैरेट। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसा जो जिसकी टेल हो, रेडिश को भी आप इसमें मूली को भी फिट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं नैपी फॉर्म। बीट रूट। बीट रूट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? और एक होता है टर्निप, चकुंदर जी। ये जो है नीचे की तरफ फैलती है। क्या बात को समझ पा रहे हैं? इसी तरीके हम ये भी कह सकते हैं, एक और होता है जो बीच में से मोटा होता है और आगे पीछे से पतला होता है। इसका क्लासिक एग्जांपल हो सकता है जो आपने भी थोड़ी देर पहले लिखा था, फ्यूसिफॉर्म रेडिश। गाजर और मूली के बीच का फर्क समझो। गाजर ऐसी होती है,
मूली ऐसी होती है, कभी भी देखना, अगली बार सलाद खरीदने जाओ तो ध्यान देना। फ्यूजिफॉर्म का मतलब है बल्ज्ड, यानी फूली हुई है, फ्रॉम द मिडल। क्या ये मॉडिफिकेशन का पर्पस जो है फॉर स्टोरेज है? यानी ये जो पूरी कहानी हो रही है, मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। देखिए तिवारी आ सकता है, बट जनरली जो मूली होती है वो बीच में से मोटी होती है। आप कभी भी देखना, जहां से उसके पत्ते निकल रहे होते हैं वहां से वो पतली होती है, उसके बाद नीचे आके वो फैलती है। गाजर का ऐसा नहीं चलता, ध्यान देना आपको भी अगली बार। हाँ, फुट हो गया, ये तो फूड होगा। अब एक और मॉडिफिकेशन होता है जो होता है रेस्पायर करने के लिए। अभी भी हम मॉडिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं। आप यहाँ से टैब को हटा भी सकते हो, टैब को काट देना, मैं थोड़ा जनरल बेसिस पे आपको पढ़ा रहा हूँ। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट लिख लेना, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर रेस्पिरेशन। ये एक मुश्किल सवाल था जो मैं स्पेशल क्लास में पूछ रहा हूँ, स्टेट पीसीएस का सवाल है ये, शायद एक बार एसएससी ने पूछा है बहुत पहले। ये है न्यूमेटोफोर्स वाला। अगर आप सारी स्पेशल क्लास लगाते हैं तो ये शब्द आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। मैं आपको थोड़ा सा इससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ एक फोटो से। देखिए, इसे जाने दीजिए, अभी इधर फोकस करिए। क्या आप ये बात समझ पाए हैं? ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है, ये हुआ है किसके किसके लिए? ये हुआ है फूड को स्टोर करने के लिए। बट ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है, ये हुआ है आपका सांस लेने के लिए। ये डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये जनरली ऐसे इलाके में होता है जो दलदली इलाके होते हैं। कभी कभार पेड़ सांस नहीं ले पाता, उसका दम घुटने लगता है, तो वो क्या करता है, जमीन के अंदर से ही कनेक्शन बना के यहाँ से ऐसे जड़ें बाहर निकाल देता है, जिससे कि वो सांस ले सके। समझ पा रहे हैं? ये आप यहाँ भी पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन लिखा है, न्यूमेटोफोर इन राइजोपस लिखा होगा आगे, राइजोफोरा, सॉरी राइजोफोरा। इसे और मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी डाउनलोड करके नहीं पढ़नी है, इतना समय हो तो पढ़ लेना, मुझे नहीं लगता कोई नीड है। जो भी इसके काम की बात है वो सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर रेस्पिरेशन, न्यूमेटोफोर फॉर्मेशन। न्यूमेटोफोर फॉर्मेशन हो जाते हैं, एग्जाम्पल है इसका राइजोफोरा। इन, ये आप ऐसे समझिए, happens in मैनग्रोव एरियाज। मैनग्रोव्स भी लिख सकते थे हम सिंपली। न्यूमेटोफोर है, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, रुको। क्या मैं कह सकता हूँ हैपन्स इन स्वम्पी एरियाज? अंग्रेजी ऐसे ही धीरे धीरे ठीक होगी। दलदली इलाकों में एक ही बात है। मार्शी लैंड भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी। स्वम्पी, स्पेलिंग हो गया हो रहा है मेरे। यस दिशा, चलें आगे, क्योंकि वो डेल्टा के काफी पास होते हैं और नदी की वजह से ही मेनली बनते हैं। इट डिपेंड्स दिशा, इसका फिक्स आंसर कुछ नहीं है, ठीक है। क्या आपको रूट के बारे में कुछ सीखने को मिला? अगला जो इसके अंदर सब टॉपिक है वो है स्टेम। लीफ मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, रूट मैंने आपको भी पढ़ा दिया है, अब मैं आपको स्टेम पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टेम का फंक्शन क्या है, लाइक व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेम? फंक्शन, क्या फंक्शन इसका है? ग्रोथ ब्रांचेस, जिससे कि पेड़ फैल सके। फैलेगा तो उस पे जो है पौधे, उस पे जो है पत्ते आएंगे, फल आएंगे। दूसरे नंबर पे क्या इसका काम हो सकता है? कंडक्शन ऑफ मटेरियल या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। और ट्रांसपोर्टेशन के साथ क्या ये कभी कभार स्टोर भी करता है?
तो हम स्टोरेज भी मान सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेम को देखते हैं तो वहां पर आप नोटिस करेंगे ये टहनी है, मान लेते हैं इस तरीके फैली हुई। अब एक ऐसा पॉइंट होता है इसके अंदर, ध्यान से समझना, जहां पर पत्ते होते हैं, जहां पर पत्ते हैं उस पॉइंट को नोड बोलते हैं, जहां पर पत्ते नहीं हैं उस पॉइंट को इंटरनोड बोलते हैं। क्या बात को समझ पा रहे हैं? नोड वो पॉइंट है जहां पर पत्ते होते हैं। रुकिए मैं फोटो से आपको समझाता हूँ सर। इसमें नहीं दे रखा, हाँ दे रखा, ये रहा। समझ पा रहे, जहां से पत्ता निकल रहा है वो नोड हो गया, बाकी दो नोड के बीच की जो दूरी है वो हो गया इंटरनोड। क्या बात को समझ पा रहे हैं आप मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों? लिख देता हूं, नोड रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न। ठीक है, और इंटरनोड, ये सब डेफिनेशन बाजी पूछ सकता है आपसे, रीजन बिटवीन टू नोड्स। यस आराधना। अब काफी बार क्या होता है जीवन में, आपको ऐसा कुछ करना पड़ता है जिसके लिए आप नहीं बने। ऐसे ही पेड़ पौधों के साथ भी है, काफी बार इन्हें ऐसा कुछ करना पड़ता है जिसके लिए नहीं बने। यानी स्टेम का जो मेन फंक्शन है वो मैंने लिख दिया, बट काफी बार जो है इसे कुछ और करना पड़ता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब कुछ और करेंगे तो मॉडिफिकेशन हो जाएंगे स्टेम में? इन स्टेम, स्टेम विल बी मॉडिफाइड। क्यों? पहला आप कहेंगे अंडरग्राउंड ग्रोथ टू स्टोर फूड। एग्जाम्पल के तौर पे पोटैटो, पेपर पूछता है पोटैटो क्या है, फ्रूट है, फ्लावर है, क्या है? जिंजर अंडरग्राउंड है। आज क्या हो गया भाई मुझे? जिंजर, अदरक भी एक स्टेम है, ठीक है। जमीन कंद, इसे आपने और भी हो सकता है जिमी कंद ऐसे किसी नाम से सुना हो, किताबी नाम इसका जमीन कंद है। टर्मरिक, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। नहीं वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, वो इसमें काउंट नहीं होगा। करा आपने नोट? इसी में क्या हम अनियन को भी लिख सकते हैं? पिछली स्लाइड पे तो काफी समय दिया था नोट करने का। जी हाँ, ये पूरा स्टेम का ही टॉपिक चल रहा है। पोटैटो भी एक स्टेम है, जिंजर भी एक स्टेम है, जमीन कंद भी एक स्टेम है, टर्मरिक, अनियन, ये सब स्टेम्स है। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभार इसके बन जाते हैं टेंड्रिल्स। ये टेंड्रिल्स क्या होते हैं थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। दूसरे नंबर पे अभी भी स्टेम ही चल रहा है, बन जाते हैं स्टेम टेंड्रिल्स। ये किस लिए इस्तेमाल करे जाते हैं? ये होते हैं आप ऐसा कहें स्लेंडर एंड, स्लेंडर मतलब नाजुक से, एंड स्पाइरली कॉइल्ड, एंड हेल्प प्लांट टू क्लाइंब। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कोकुम्बर, खीरा, पंपकिन, वाटरमेलन, इनकी स्टेम।
कोई बात नहीं शुभराज, नहीं शुभराज, तभी तो ये मॉडिफाइड है, इसीलिए ये मॉडिफाइड स्टेम है। आप ये समझ पा रहे हो, वाटरमेलन स्टेम नहीं है, लेकिन जो वाटरमेलन की स्टेम है वो एक स्टेम टेंड्रिल है। मैंने इसलिए ये लिखा है आगे की स्टेम, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए पेपर में। इट इज अ फ्रूट, बट वो जो डंडी है जो इसे ग्रो कर रही है, जो मेन प्लांट से जोड़े रख रही है, वो जो डंडी है वो मेन नॉर्मल स्टेम जैसी नहीं है। हाँ वो भी आ सकती है इसमें। समझ गया। तीसरे नंबर पे स्टेम मॉडिफाइड टू स्पाइन, कांटे। बहुत ज्यादा भी टॉर्चर नहीं करूंगा, चिंता मत करो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं। अनियन हैज फ्लैशी लीव्स, ये बड़ी खास बात है। यानी प्याज भले ही एक टहनी है, बट इट हैज फ्लैशी लीव्स। ये बड़ी स्ट्रेंज बात है, थोड़ी सी अजीबोगरीब बात है। टेक्निकली ये स्टेम और लीफ दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप थोड़ा सोच पाएंगे तो समझ पाएंगे। प्याज के ऊपर एक एक करके लेयर है, वो जो लेयर्स हैं वो लीव्स हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका सेंटर होता है वो बल्ब होता है, और वो स्टेम में काउंट होता है। तो थोड़ा ऑब्वियसली पेचीदा है, इसलिए मैं आपको सटीक बातें बताते चल रहा हूँ। थोड़ा ये ऑप्शन डिपेंडेंट जो वहां प्रकट होता है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आपको स्टेम पूरे तरीके से समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे वो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फूल। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लावर। फ्लावर मतलब फूल। पेपर में यहां से भर भर के सवाल आते हैं, भर भर के। मैं आपको इसे आराम से समझाता हूँ। काफी कुछ आपको ऐसा है जो पता होना चाहिए फ्लावर के बारे में। ठीक है, शुरू करें जी कहानी। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पोर्शन ऑफ द प्लांट। और कुछ नहीं है, कांटे बन जाते हैं ओडीपस। जैसे आपने देखा होगा ना, टहनी पे छोटे छोटे कांटे होते हैं। वो कांटे क्या करते हैं कि पशुओं को दूर रखते हैं चीजों से। जैसे मैं आपको फोटो से भी दिखाता हूँ, यहाँ पर, यहाँ आप देखेंगे, आपको शायद दिख रहा होगा छोटा सा कांटा है। इससे क्या है, पत्ते की जान बच जाती है कि एनिमल इसे खाएगा तो उसे वो चुभ जाएगा और वो भाग जाएगा। ठीक है जी, चल आगे चलते हैं। फ्लावर याद रखेंगे, रिप्रोडक्टिव यूनिट या पार्ट ऑफ प्लांट। लेकिन कौन सा प्लांट? एंजियोस्पर्म्स। रीजन मैं नहीं बताऊंगा कि वाई ओनली एंजियोस्पर्म। नहीं, बल्ब तो ना उसका सेंटर होता है। प्याज जब आप श्रेया काटेंगे तो सेंटर में देखिएगा एक सिंगल पीस होता है, वो बल्ब होता है। ठीक है जी, एंजियोस्पर्म पे ही फ्लावर आते हैं, इस वजह से बस उसी को लिखा गया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको कुछ बढ़िया बातें बताते हैं। अगर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो कैसा रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। यानी इसमें मेल पार्ट भी होंगे और फीमेल पार्ट भी होंगे। लेयर को, जो फ्लैशी लीव्स होते हैं, कटे हुए प्याज जो हैं वो सब लीव्स हैं। मेल पार्ट जो होता है, डायग्राम वगैरह सब दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा, चिंता मत करना, इसे हम बोलते हैं स्टैमेन। और जो फीमेल पार्ट है उसे हम बोलते हैं क्या? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टैमेन बोलते हैं, और फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टिल। इतना नोट करके पेन कॉपी छोड़ दो, 5 मिनट के लिए मैं कुछ बढ़िया बातें आपको समझाता हूँ। आज कई सारे नए नाम मैं आपको बताऊंगा जो पेपर पूछने लग गया है। अब वो ये इतना सिंपल नहीं पूछता, थोड़ा सा मुश्किल पूछता है। देखिए, पहले सिंपल को पढ़ते हैं। अगर आपने फूल देखा है तो फूल कुछ ऐसा दिखता है। उसके नीचे यहाँ पर कुछ इस तरीके होता है, और यहाँ पर वो डंडी होती है, कुछ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है जी। अब
इसके अंदर कई सारी खास चीजें हैं फूल के अंदर। ये तो टहनी है, तो डंडी है, इसके बारे में तो कोई बात है ही नहीं। जब ये फूल छोटा बच्चा था तो क्या ये एक बड था? कली। धीरे धीरे ये कली जो है फूल में कन्वर्ट हो गई। जब आप इस छोटे कली को देखते हैं तो इसके ऊपर आपको ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला। क्या यही पोर्शन आगे जाकर इसका ये नीचे वाला जो कवरिंग है वो बनेगा? सोच के देखिए, जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से समझिए। इस ग्रीन पोर्शन को हम बोलते हैं सेपल। और जो यहाँ पर नीचे भी आ गया, ये एक्चुअली पत्ते जैसा नहीं है, इससे चिपका हुआ है, इसे भी हम बोलेंगे सेपल। तो सेपल का काम था कि फूल को बचा के रखना जब वो कली थी। यानी अगर कली के समय इसके ऊपर ग्रीन लेयर नहीं होगी तो फूल खराब हो जाएगा। जो ऊपर वाली चीजें आप देख रहे हैं ये हैं पेटल्स, जैसे रोज के पेटल्स, सनफ्लावर के पेटल्स, पंखुड़ियां जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ियां। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? अब जब इसी फूल को मैं खोल दूंगा, आप पहले इस डायग्राम को बना लो अपने पास। सीक्वेंस यही रखना है, पहले इसे नोट करना है, उसके बाद ये बनाना है। फूल ना बने आपसे तो आप सिंपली ऐसे गोला मारे, ऐसे करके फूल बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को किसी को देना थोड़ी है। ऐसे बना लीजिए। ठीक है जी। अब अगर इसी फूल को मैं खोलता हूँ, अभी ना सब कुछ लिखवाऊंगा, चिंता मत करना, सब कुछ लिखवाऊंगा, पहले एक बार समझा देता हूँ। अगर मैं इसे खोलता हूँ और इसके अंदर झांकता हूँ तो मुझे फूल कुछ ऐसा दिखता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? एक्चुअली ऐसा नहीं होता, बट कुछ कुछ ऐसा हम मान सकते हैं। सिंगल पंखुड़ी इतनी बड़ी नहीं होती है, बट ऐसा मान सकते हैं हम समझने के लिए। और ये अंदर कुछ वहां पर चीजें होती हैं, वो क्या है मैं आपको पढ़ाता हूँ। एक टिपिकल फूल के अंदर यहाँ पर एक ऐसा वर्ल्ड कप जैसा कुछ होता है, और उसके साथ यहाँ पर जो है ऐसे कुछ डंडियां जैसी होती है। इसके ऊपर कुछ कुछ होता है, वो कुछ कुछ क्या है बता दूंगा। अभी जो बीच में वर्ल्ड कप आप देख रहे हैं ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसकी बात हमने पिछले पेज पे करी थी। ठीक है। और जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल अलग है, मेल अलग है। जो मेल वाला पार्ट है इसे पूरे को हम एक साथ बोलते हैं स्टेमन। अब स्टेमन के दो हिस्से हैं। एक तो फिलामेंट जो डंडी है नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, जो इसे ऊपर की तरफ लेके जाता है। और एक आप ऊपर ऐसा कुछ देख रहे हैं जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, इसे बोलते हैं एंथर, ANTHER। इसके ऊपर छोटे छोटे जो है परागकण चिपके होते हैं, जिन्हें पॉलन ग्रेन्स बोला जाता है। ओहो, कहाँ चला गया ये? इसके ऊपर छोटे छोटे जो है यहाँ पर दाने चिपके होते हैं, जिन्हें हम परागकण या पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। पॉलन ग्रेन्स बना लीजिए। ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें आपको तीन चीजें देखने को मिलती है। इसे हम पूरे को जो है एक साथ बोलते हैं क्या? पिस्टिल। और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इसमें जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ये है स्टिग्मा, और जो बीच वाली डंडी है ये है स्टाइल या स्टिल जो आप इसे बोलें, और जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वो है ओवरी। और इसके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ओव्यूल यानी एग। जी हाँ, ड्रॉ करना है आपको। आपके मन में कई सारे भी सवाल आ रहे होंगे, सर कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, सब लिखवाऊंगा पहले, लेकिन वो पढ़ते हैं जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपने दो चार नाम और देखे होंगे जो अभी तक मैंने पढ़ाए नहीं है, वो पढ़ाऊंगा 5 मिनट के बाद। ANTHER
ये ऊपर वाला ब्लैक वाला वो ओवल सा शेप है जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। चलो जी, अब थोड़ा सा ढंग के लेवल पे खेल लेते हैं। बेसिक पोर्शन मैंने आपको सारा तैयार करा दिया है। अब लॉजिक ये कहता है कि जो ओव्यूल है वो है यहाँ पर एक ह्यूमन के ओव्यूल जैसा, यानी प्लांट में। और अगर मैं ह्यूमन में बात करूं तो जो ओव्यूल है वो ही है हमारे ओवम जैसा, और जो पॉलन ग्रेन है वो है हमारे स्पर्म जैसा। क्या बात को आप समझ पाए? समझाने के लिए लिखा है, नोट करिए। चलो दोस्तों, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप एक बार फ्लावर मुझसे पढ़ लेंगे तो जितने सवाल हैं सारे बन जाने चाहिए। मतलब मैं फुल कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, हो सकता है 10 में से 9 बने। एक आध चीज़ ऐसी है जो ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, 12वीं क्लास वाली है, 11वीं क्लास वाली, वो मैं नहीं पढ़ा था बिकॉज वर्क्स नहीं है। उसे छोड़ के सारे सवाल बन जाने चाहिए, यानी जो दूसरों से बनेंगे वो आपसे बन जाएंगे, जो दूसरों से नहीं बनेंगे वो भी बन जाएंगे, पूरे पूरे चांस है। अब समझते हैं जरा, ये जो पॉलन ग्रेन है ये बनाना नहीं है जो भी मैं स्क्रीन पर बना रहा हूँ, ये यहाँ से उठ के इधर की तरफ आएगा और इसके अंदर जाएगा और यहाँ पर ओव्यूल से मिलेगा और हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, और ये जो फ्लावर है फ्रूट बन जाएगा। ये इसका लॉजिक है। ये पॉलन ग्रेन उठकर इधर की तरफ आएगा, अंदर जाएगा और यहाँ पर इससे ओव्यूल से मिलेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बट ये कैसे होता है? कई तरीकों से हो सकता है। कोई इंसेक्ट आके बैठेगा, उसके पैरों पे पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा, या फिर हवा की वजह से होगा, पानी की वजह से होगा, कई तरीके से हो सकता है। बट उसे हम आगे चल के पढ़ेंगे, पहले हम इसी टॉपिक को अपना पूरा करते हैं जिसके बारे में हम अभी स्टडी कर रहे हैं। देखो दोस्तों, आपको याद है सेपल? अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा एक चीज लिखता हूँ। ईच फ्लावर generally has 4 floral walls। ये क्या क्या है? ये है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम या गाइनोशियम। ये है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट जो थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, पिछले किसी कोर्स में मैंने नहीं पढ़ाया। अगर आप पिछले कोर्स में थे तो वहां पर आपने नहीं पढ़ा होगा कभी भी। WHORLS, इसका मतलब क्या है आपको खुद ही समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। यानी अगर मैं किसी फूल को देखता हूँ ना तो उसमें 4 ही हिस्से मुझे मेनली जनरली देखने को मिलते हैं। वो है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम। ये क्या है मैं आपको भी समझाता हूँ दोस्तों, नोट करिए। सबसे पहले जो है कैलिक्स, सिंपल भाषा पे चलते हैं। ये है आपका आउटर मोस्ट वॉल। सोच के देखिए ना, कली को सबसे बाहर की तरफ क्या था? यही तो था ना। और ये है कुछ नहीं बट ग्रुप ऑफ सेपल्स। क्या वो जो कली के ऊपर ग्रीन चीज थी वो सिंगल थी? नहीं, उसमें छोटे 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 पीसेस थे। हमने अभी पढ़ा हर पीस को सेपल बोलते हैं, तो उसके ग्रुप को भी हम कोई नाम देते होंगे। वो जो नाम है वो कैलिक्स है। प्रोटेक्ट फ्लावर एट बड स्टेज। जी हाँ, सेपल का ग्रुप कैलिक्स है। ये नैन्सी आपको मैं समझाता हूँ। फ्लावर के ऑर्गन्स या पार्ट्स मान लीजिए, बड स्टेज लिखा है। जब ये कली हुआ करता था मयंक तब,
उसके चारों तरफ जो कोटिंग है वो ग्रीन कलर की। अरे अभी हमने देखा था ना सेपल, इसकी जगह ये तो मैंने एक को लिखा है, देखो एक ऊपर बनाया एक नीचे बनाया, ऐसे कई सारे हो सकते हैं। पूरे ग्रीन पोर्शन को एक सिंगल नाम दिया गया है, वो है आपका कैलिक्स। दूसरे नंबर पे है दोस्तों कोरोला। ये है ग्रुप ऑफ पेटल्स। ये हो सकते हैं कलरफुल, टू अट्रैक्ट insects for pollination. Pollination is transfer of pollen grain from anther to stigma. आगे चल के पढ़ा दूंगा, चिंता मत करना। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन अलग अलग चीजें। क्या एक कोरोला में कई सारे जो हैं पेटल्स होंगे? आप फूल को कभी ध्यान से देखना, बड़ी बेहतरीन तरीके वो लिंक्ड होते हैं, यानी उनका एक प्रॉपर पैटर्न होता है। यानी कोई तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल सर्कल में होंगे, कोई ऐसे होंगे जो एक के अंदर एक अड़े होंगे। उस पैटर्न मेकिंग को जो है एस्टिवेशन कहते हैं। मैं आपके लिए लिखता हूँ। मोड ऑफ नो श्रेया arrangement of sepals or petals in a flower or bud। मैं डेफिनेशन लिखने का समय दूंगा, पहले एक फोटो दिखा देता हूं, आप आराम से चीजों को समझ जाएंगे। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? पहले समझा देता हूं ना, लिखते समय और अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए जरा, इसी का जो 2D में डायग्राम है बहुत अच्छे से एनसीईआरटी ने इसे रिप्रेजेंट करा कि एक्चुअली पैटर्न कैसा बन रहा है। ये है आपका एस्टिवेशन। मेनली ये जो है आपका पेटल्स में होता है, बट सेपल्स में भी ये देखने को मिलता है। नोट करिए। गुड आफ्टरनून। अंदाजा लगा लीजिए जितने पेज आप 1 घंटे क्लास में छोड़ते हैं उतने। चलें जी आगे। तीसरे नंबर पे है दोस्तों एंड्रीशियम या एंड्रोशियम। फ्लावर के अंदर अंकुश 4 चीजें हैं। अगर आप एक फ्लावर को तोड़ते हो तो उसके 4 हिस्से हो सकते हैं ना। पंखुड़ियां अलग रख दी एक प्लेट में, जो उसके नीचे हरे वाला पोर्शन था वो अलग रख दिया, मेल पार्ट को अलग रख दिया, फीमेल को अलग रख दिया। क्या ये 4 ही चीजें बन सकती है? उस हर एक चीज को मैंने पार्ट की जगह वॉल कहा है। देखो ये नाम इसलिए बता रहा हूँ बेटा, वरना सीधा पेपर में दिखेंगे। पेपर में सब कुछ आता होगा, बट अगर इस शब्द का मतलब नहीं पता तो आंसर टिक नहीं लगेगा। तो जो टॉर्चर एसएससी ने आपको पेपर में करना है उसकी आदत मैं आपको यहीं पे क्लास में डाल रहा हूँ। वरना बहुत बच्चों के साथ क्या होता है ना, उन्हें सब पता होता है, उन्हें कैलिक्स वर्ड नहीं पता होता। उन्हें पता है वो क्वेश्चन में लिख के देगा ये बात ग्रीन होता है, ये होता है, वो होता है, और ऑप्शन में कैलिक्स देगा। वो सेपल को ढूंढते हैं और एंड में तुक्का मार देते हैं या स्किप कर देते हैं। सेम ये वाला होता है कोरोला। लोगों को पेटल्स के बारे में सब कुछ पता होता है, बट कोरोला शब्द ही नहीं सुना होता कभी, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। जी हाँ गौतम। एंड्रोशियम। अब देखिए सबको पता है स्टेमन क्या होता है, बट लोगों को ये नहीं पता होता यही ग्रुप ऑफ स्टेमन है। तो जब तक क्लास में ही हम नहीं पढ़ेंगे तब तक पेपर में नहीं टिक कर सकते। गौतम चेक कर लीजिए, आप क्लास में हैं, ऊपर टाइटल आपको दिख रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं यही है एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर? अब हर एक एंड्रोशियम में बहुत सारे स्टैमेंस होंगे। हर एक स्टैमेन के अंदर हर एक स्टैमेन के अंदर एक फिलामेंट होगा और एक जो है एंथर होगा, है ना। जो फिलामेंट होता है उसी को हम स्टॉक भी कहते हैं।
प्लस अगर मैं एंथर लिख देता हूं तो ये दोनों मिलाकर बन गया स्टेमन। इतना डिटेल में मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है ये पोर्शन। जितने भी मेरे कोर्सेज आए सब में आपको ये सभी देख सकते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हें बात पता होगी, क्योंकि अब मेंस है तो उसी लेवल पे जाना जरूरी है। याद रखेंगे दोस्तों, ब्रेक मिलेगा इस टॉपिक को पूरा करने के बाद। और देखिए 2 घंटे बैठने की आदत बनाइए आप लोग। 1 घंटे में आप लोग थक जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। आपका पेपर ही होता है 2 सवा 2 घंटे का, तो मेंस तो 2 घंटे तो आपको 100% फोकस के साथ बैठने की आदत होनी चाहिए। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे समझा नहीं प्रीति, किसे? एंड्रोशियम, एंड्रीशियम बोलते हैं वैसे इसे। मयंक प्लानिंग आपको करनी होगी, मेरी स्किप कर दो या किसी और की स्किप कर दो, वो आपके ऊपर है, लेकिन क्लास तो लगातार ही चलेगी। बीच में ब्रेक तभी देता हूँ जनरली जब मान लेते हैं पानी वानी मैंने नहीं रखा या मुझे कोई फाइल अपलोड कर दी है, वरना 2 घंटे 1.5 घंटे की तो देखिए क्लास ही होती है। 1.5 पौने 2 घंटे बाद मैं एंड कर देता हूँ। 1 घंटा हो चुका, बैठे रहो यार साथ में, इतना बुरा हूँ क्या मैं? चलो चले आगे, इमोशनल करना भी आता है मुझे लोगों को। चलो, ये आप पूरे तरीके से समझ गए। एंड्रीशियम वाला पोर्शन आप समझ चुके हैं, ये ध्यान रखेंगे। एंथर प्रोड्यूसेस pollen grains। एंथर में एक जगह होती है पॉलन सैक्स, SACS, थैले, पॉलन के थैले, जहां पर ये बनता है। चलें जी आगे। चौथे नंबर पे है गाइनीशियम, ग्रुप ऑफ कार्पेस। मैं चाहता ना तो यहीं पे लिख देता है, आगे एक लाइन लगा के ऊपर लिखता ग्रुप ऑफ और नीचे ये 4 नाम लिख देता, इनका फंक्शन बाजी ये सब स्किप हो जाती है, इसलिए अलग से टॉपिक्स बनाए हैं मैंने इनके 4। तो हम कह सकते हैं कार्पल जो होता है, क्या यही पिस्टल भी है एक तरीके से, और इसके अंदर पाया जाता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है जी, इनका काम आपको पता ही है। ओवरी में फर्टिलाइजेशन होता है, इसका काम है एक्सेप्ट या एक्सेप्ट्स दी पॉलन ग्रेन, ये ट्रांसफर करता है और यहाँ होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, स्टाइल का काम सिंपली है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। अजीत एक्चुअली स्टिग्मा कुछ नहीं है, स्टाइल की एंडिंग है। जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ इस तरीके का, मान लेते हैं इसका जो एंड है ये थोड़ा अलग शेप का है, जिससे पॉलन इस पे आके चिपक जाए तो यहाँ से नीचे आएगा, तो इसका काम सिर्फ ट्रांसफर है। चलें दोस्तों आगे, कुछ और बढ़िया बातें आपके साथ कर लेते हैं दिल की।
क्या आपको ग्रुप ऑफ सेपल्स पता है? कमेंट करिए क्या है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ध्यान तो है आपका क्लास में। हमने अभी तक जो पढ़ा है मैं आपको एक रिकैप के रूप में दे देता हूँ, जो टेक्निकली आपका 1 मिनट के ब्रेक में भी मैं जबरदस्ती उसे काउंट कर दूंगा। मैं एक फाइल अपलोड कर रहा हूँ और आपको पता नहीं है, लेकिन आपका 1 मिनट का ब्रेक चालू भी हो चुका है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए 1 मिनट के लिए। एक बार कंफर्म करें। चलिए चलते हैं आगे। जिंदगी में दुख नहीं है, ये भी दुख है कुछ लोगों का, है ना? तो दुख क्रिएट करा जाता है, स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस बना देते हैं। ब्रेक नहीं मिला तो दुख है, ब्रेक मिल गया तो दुख है, लंबा हो गया तो दुख है, छोटा हो गया तो दुख है, हर तरफ दुख ही दुख है। क्या बात है। खैर आगे चलते हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ तक की बात समझ गए हैं तो बल्ले बल्ले है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन, जो सिंपल बात है, मुद्दे की बात है, वो है ये: ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फ्रॉम स्टैमेन टू, या आप ऐसा कहिए फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये दो तरीके का होता है, 2 टाइप्स। पहला सेल्फ पॉलिनेशन, सेम फ्लावर। दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर। अभी कैसे हो सकता है थोड़ा बताते हैं, नोट करिए। अब कुछ एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, जो ये काम करने में फ्लावर की मदद करते हैं। वो है विंड, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बैट्स, फ्लाई, एटसेट्रा। बी एक बहुत बड़ा एजेंट है, और बटरफ्लाई। पॉलिनेशन का मतलब है, अजीत, वो जो आपको याद है ना, इस तरीके हमने कहा था अभी, कुछ चीज यहाँ से शिफ्ट होकर इधर की तरफ जाएगी, ये जो मूवमेंट है ये पॉलिनेशन है। अब वो हो सकता है उसी फ्लावर के एंथर से उसी के फिलम उसी के जो है स्टिग्मा में चली जाए, हो सकता है किसी दूसरे फ्लावर से इसके पास तक आ जाए। मान लेते हैं मधुमक्खी किसी एक फूल पे जाके बैठी, उसके पैरों पे चिपक गया पॉलन, फिर वो इस फूल पे आके बैठी, तो मान लेते हैं कि वो पॉलन जो है इसके स्टिग्मा पे चिपक के आके, तो बस वो पॉलिनेशन हो गया। बी डबल ई, कर लिया आपने नोट? ये एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आपसे कई बार पूछे गए हैं। नहीं, छोटे मोटी चीजें भी और बची हैं बायो में नीरज, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम अभी नहीं पड़ा है, और भी 2-4 चीजें हैं। बैट्स भी जी हाँ। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। डिसीजेज अभी बचा है, काफी कुछ बचा है। ऑफ pollen grain with ovum। फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन में फर्क आप समझ पाए क्या है? पॉलिनेशन ट्रांसफर है, और ये जो है मिलना है, यानी यहां पर फ्रूट बनेगा। फ्लावर का फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा फ्रूट।
जी, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रूट। देखिए, सबसे पहली बात ये आपको सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पर फ्लावर है वहीं पर फ्रूट बनेगा, जैसा भी हमने यहाँ पर देखा। और जो फ्रूट है वो क्या है एक्चुअली? फ्रूट एक तरीके की ओवरी है। फ्रूट इज एन ओवरी। जब फ्लावर का फ्रूट बना, तो आपको याद है जब वो फ्लावर था तो उसके अंदर एक ओवरी थी जिसके अंदर ओव्यूल था, याद करो। अब ये ओवरी जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, और ओव्यूल बन जाएगा इसका सीड फ्रूट में। नोट कर लेना, यानी फ्रूट इज इक्वल टू ओवरी। लेकिन क्या फ्रूट तभी बनेगा जब वो फर्टिलाइजेशन होगा ओवरी का? आंसर इज नो। अभी बताता हूं। कर लिए नोट? कोई बात नहीं, अभी समझाऊंगा। प्रगति, सस्पेंस छोड़ा है। मैंने बचपन में बहुत स्टार प्लस देखा है, 10 से लेकर 11। पहले आधा घंटा कहानी घर घर की, फिर उसके बाद क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो सस्पेंस जो है थोड़ा बहुत आपको यहाँ क्लास में हम भी दिखा देते हैं। ओपन एंडेड छोड़ा गया है। मैंने देखा नहीं, मुझे दिखाया गया है दोस्तों। बचपन में सबके साथ यही हुआ होगा। पहले मोबाइल फोन नहीं होते थे ना, ये टीवी है जो जो है देखा जाएगा, वही सबको देखना है। बचपन में स्ट्रेस हो गया था कि अरे क्या होगा कल। चल आगे चलते। दोस्तों, फ्रूट जो है जनरली बनता है ओवरी के फर्टिलाइजेशन से, बट इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट fertilization of ovary, it is called parthenocarpic fruit. समझ पा रहे हैं आप? यानी मैंने आपको बताया कि फ्रूट एक वो फ्रूट क्या है, अपने आप में एक ओवरी है, बट ओवरी तो फ्रूट ऑलरेडी थी फ्लावर में। तो हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन ना हो, ओवरी ओवरी रहे और वो स्वेल हो जाए और वो फ्रूट बन जाए। वो जो है आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बन जाएगा। पार्थेनोकार्पिक, इफ अ फ्रूट is formed without fertilization of ovary, it is called parthenocarpic fruit. जो वॉल ऑफ फ्रूट होता है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। एक फ्रूट के अंदर पाया जाता है पेरिकार्प एंड सीड्स। फ्रूट में एक तो पेरिकार्प और एक सीड पाया जाता है जनरली। फ्रूट में एक पेरिकार्प होगा, एक सीड होगा। इसे अच्छे से फ्रेम करके लिखता हूं थोड़ा। जनरली अ फ्रूट, लिख दिया तो ठीक है, लिखा रहने दीजिए, वही कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंसिस्ट ऑफ अ बॉल, ब्रैकेट में पेरिकार्प एंड सीड्स। वो सही लिखा है, गलत नहीं है। थोड़ा सा फ्रेमिंग मैंने उसकी बेटर करी है। बिल्कुल सही, हिमांशु। आपने आम देखा है? देखा होगा, क्या बात कर रहे हो सर। आम के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है। वो जो लेयर है, क्या हम उसे एक वॉल कह सकते हैं जो दुनिया से उस आम को अलग करती है? और उसके अंदर भी आपको सीड देखने को मिलेगा, लेकिन सीड और उस वॉल के बीच में बहुत कुछ है जो हम खाते हैं। तो जब ये पेरिकार्प थिक होती है तो हम इसके और सारे नाम रख देते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। व्हेन पेरिकार्प इज thick, it is further divided into
एपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। देखो एंडो मतलब अंदर, ये इनर हो गया। मीजो मतलब एम से मीजो, एम से मिडल। एपी, ई से एपी, ई से एग्जिट, ये हो गया आउटर। और एक आम जो है मैं आपके सामने काट के दिखाता हूँ। मान लेते हैं एक आम है, ठीक है, इस तरीके का, बीच में सीड है। तो क्या ये पोर्शन एपीकार्प हो गया? और ये पोर्शन जो है, बिल्कुल जो बाउंड्री है उसकी बात हो रही है, बाउंड्री को मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ। इस सीड के ऊपर एक बाउंड्री चढ़ी हुई है, एंडोकार्प हो गया। और ये जो पूरा बीच वाला पोर्शन है ये हो गया मीजोकार्प। और जो अंदर वाला पोर्शन है सीड हो गया। नारियल भी हो सकता है जी, बिल्कुल। इनफैक्ट एनसीईआरटी में यही दो एग्जांपल दे रखे हैं, नारियल वाला और मैंगो वाला। और ऐसे फ्रूट्स को, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड ड्रूप्स या ड्रूप फ्रूट्स। देखिए इंसान को फ्रूट में क्या काम का दिखता है? फ्लैश। ये जो फ्लैश है यही तो हम खाते हैं ना, आम हो गया या कुछ भी हो गया, उसमें फ्लैश ही तो हम खाते हैं उसका, मीजोकार्प। तो इंसान पॉइंट ऑफ व्यू पे सबसे इंपॉर्टेंट वो फ्लैश है, जिसे हम पल्प कहते थे। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए फ्रूट को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं। एक तो होता है ट्रू फ्रूट, एक होते हैं फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो होते हैं दोस्तों जो कॉमन सी डेफिनेशन फॉलो करते हैं, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो उससे थोड़ा हटकर होते हैं। और इंसान की फितरत वही है, जो कॉमन सेंस वाला है वो सही है, और जो उसके हिसाब से नहीं है वो फॉल्स है। देखिए, ट्रू फ्रूट्स आर फ्रूट्स जो कि जिनका फ्लैश कहाँ से डिराइव होगा? फ्लैश, फ्लैश समझ गए ना क्या है? फ्लैश इज डिराइव्ड, पल्प की बात हो रही है जी, फ्रॉम ओवरी। फ्लैश इज डिराइव्ड फ्रॉम पार्ट्स अदर देन ओवरी। आपके लिए, पेपर के लिए इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और क्लासिक एग्जाम्पल जो है वो है एप्पल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे 10 सवालों में से 9 सवाल ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक फॉल्स फ्रूट है, आपको आंसर देना है एप्पल। इसके अलावा भी है स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, मलबेरी, पियर्स। ये सब के सब जो हैं किस कैटेगरी में आते हैं? सब के सब आते हैं फॉल्स फ्रूट कैटेगरी में। नोट करिए। और बाकी सारी चीजें इधर आ जाएंगी, जैसे बनाना हो गया, टोमेटो हो गया और मैंगो हो गया, ये सब इस तरफ आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है। बनाना फॉल्स में नहीं लिखा होगा। अच्छा ओके, मैं सोचता हूँ फॉल्स होगा। मैं चेक करता हूँ लास्ट टाइम। बनाना को हटा दीजिए, मुझे भी डाउट आ रहा है थोड़ा सा। बनाना को आप डिलीट कर दीजिए प्लीज। टोमेटो मैंगो आप लिखे रहने दीजिए।
और एक दो इसमें ऐड आप कर सकते हैं, वाटरमेलन ऐड कर लीजिए इसके लिए, हटा देती है कोई बात नहीं। वाटरमेलन हो गया, हाँ वाटरमेलन आ सकता है इसमें। टोमेटो वाला याद रखना, ये थोड़ा कॉमन सेंस से हटके है। टोमेटो इज अ फ्रूट, पता नहीं क्या चल रहा है दुनिया में, कोई पूछता है क्यों है तो बीज है जी उसमें, इस वजह से। खैर चलें आगे दोस्तों। ये मैंने आपको फ्रूट के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, इस बार मैं अपनी तरफ से जो मोस्ट डिटेल्ड वर्जन हो सकता है चीजों का वो पढ़ा रहा हूँ। मतलब इससे ज्यादा पढ़ाने का तभी बनेगा हिसाब जब एसएससी कुछ बहुत अजीबोगरीब पूछ ले। अदरवाइज आई थिंक इतना जो है काफी रहेगा आपकी आपके एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो इससे ज्यादा अगर पूछता तो इन्हीं के पार्ट पे थोड़ी गड़बड़ है। देखिए ड्रूप फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है श्रेया जिसके अंदर फ्लैश काफी ज्यादा है, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। पार्थेनोकार्पी वाला कॉन्सेप्ट जो आपका है वो ये है कि जो फ्रूट का फ्लैश ओवरी के फर्टिलाइजेशन से एसोसिएटेड नहीं है, वो इन जनरल वहां पे बहुत सारा फ्लैश है जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हो गया। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। चलो दोस्तों, यहाँ पर ये वाला पोर्शन मैंने आपको जो है पैक करा दिया है। अब मैं आगे चलता हूँ और आपको आपके साथ जो टॉर्चर है उसे चालू रखता हूँ। क्या आप तैयार हैं? चले आगे दोस्तों। इससे पहले आप थैंक यू कह दें मुझे और आप सरक लें, मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना चाहूंगा जो कि मुश्किल से 15-20 मिनट का टॉपिक है। कितने डाउट्स हैं कोई गिन के बताए एक बार मुझे। किसी वजह से फाइल में अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ बट वो हो नहीं पा रही है। 14 डाउट्स हैं, रुकिए जरा एक मिनट। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर क्लास को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब तो खुश हैं आप? पिछली क्लास में मैंने आपको ज़्यादा टॉर्चर किया था, तो इस क्लास में थोड़ा सा कोई बात नहीं, आप अपने ही हैं। क्योंकि एक नया टॉपिक है एक्चुअली, मैं आपको बताऊं क्यों मैं इस क्लास में वाला टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम आधा घंटा लेगा, तो आधे घंटे का मतलब है फिर इस क्लास में भी डाउट्स आपके रह जाएंगे। तो इसलिए इसे थोड़ा सा जल्दी कंक्लूड करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी 7 बजे स्पेशल क्लास में, बाकी कल सुबह एंशिएंट की आपकी क्लास। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, और अब आराम मत करिए, यूट्यूब का साथ छोड़ दीजिए। कोई आपको कितना भी कहे ये लगा लो वो लगा लो, कुछ नहीं, अपना प्लान है ना उस पर चल लो, वरना अगला अटेम्प्ट देना पड़ जाएगा। मैं साफ कह रहा हूँ, 24 का फॉर्म भरना पड़ जाएगा अगर अभी भी सीरियस नहीं हो गए। सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई, और कुछ भी नहीं, कोई स्ट्रेटजी सर्च नहीं करने, सिर्फ मॉक देने हैं, कंटेंट पढ़ना है, वीक टॉपिक्स को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है बस। 24 का फॉर्म तभी भरेंगे जब 23 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप 23 दे रहे हैं तो 23 पे फोकस ऐसे करें कि इसे आप क्लियर करेंगे, ठीक है जी। प्रगति लिख कर याद करें उसे, मैंने भी उसे लिख कर ही याद करा था, शुरू में सभी को दिक्कत होती है उसमें, आप लिख कर याद करें।